हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो कौन कौन यहाँ पे जुड़ गया हमारे साथ, जरा कमेंट सेक्शन में पहले तो मुझको ये बताएं। साहिल, गुड आफ्टरनून जी। आज क्या करेंगे, अभी हम बताते हैं आज क्या करेंगे। तो यहाँ पे सीयूटी का क्लासेस चल रहा है। पहली बात तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जान लें कि सीयूटी पीजी के लिए हम यहाँ पे जनरल टेस्ट के लिए यहाँ पे बैक टू बैक लेक्चर सीरीज यहाँ पे चला रहे हैं, जिसमें आपको सीयूटी के लिए जो भी आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग कहें, चाहे डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो सारा का सारा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो उससे भी पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपका जो सी यू टी पीजी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और पार्ट ए की प्रिपरेशन आपकी अगर नहीं हो पा रही, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्ट ए के लिए आप यहाँ पे इनरोल हो सकते हो इस बैच में, जो कि 20 फरवरी यानी कि कल से ये बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल जाएगा। केवल आपको IFS 30 का कोड का यूज़ करना है और इसको में इनरोल हो जाइए और इस क्लास का फ़ायदा उठाइए। गुड आफ्टरनून प्राची। गुड नून। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? साहिल, आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। यहाँ पे इस पूरे वीक हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, जिसमें हमारे मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे? मैंने कहा MPQ यानी कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यूज। ठीक है, मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू और MPQ के हम क्वेश्चंस इस पूरे वीक करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमसे पूरे वीक, और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन है तो बेहतरीन तो वो होगा ही। चलें, कल भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे। आई होप आपने उन क्वेश्चन को फिर से रिवाइज किया होगा। और एक क्वेश्चन मैंने आई थिंक आपको होमवर्क में दिया था, तो उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में किया कि नहीं, जरा मुझको बताएं। सबसे पहले तो सेशन को लाइक और शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ पाए और सेशन मज़ेदार बने। सेशन जब तक इंटरेक्टिव नहीं होता है उतना मज़ा नहीं आता है। सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव करने के लिए स्टूडेंट्स का होना ज़रूरी है। चलिए, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो जरा मुझे इसका आंसर करिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे समय देता हूँ आपको कुछ। उस समय के अंदर आपको क्वेश्चन को देखना है और जानना है कि क्वेश्चन को आखिर करें कैसे। चलिए, ये क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन से, तो रेशियो से ये क्वेश्चन, तो टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हाट शुड बी द राइट आंसर। तो 60 सेकेंड्स आपको समय दिया जा रहा है इस क्वेश्चन को करने के। मार्क योर आंसर इन द पोल। पोल में अपने 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 आंसर आप मार्क कर सकते हो। क्या कह रहा है सवाल? चलिए, समय हो गया आपका समाप्त। अब क्वेश्चन को देख लीजिए। हमसे कह रहा है टी वर्थ ₹126 पर केजी। एक चाय है जिसकी कीमत, हर एक किलो की जो कीमत है, 126 रुपए, एंड 135 पर केजी आर मिक्सड विद अ थर्ड वेराइटी ऑफ टी इन द रेशियो ऑफ 1:1:2। यानी कि दो अलग अलग तरह की चाय है। एक की कीमत 126 रुपए पर केजी, दूसरे की कीमत 135 रुपए पर केजी। एक तीसरी टाइप की जो वैरायटी की जो चाय है उसके साथ उसको मिलाया गया।
किस रेशियो में? 1:1:2 इस रेशियो में लाया गया। तो कह रहा है इफ द मिक्सचर इज वर्थ ₹153 kg, यानी कि जो टोटल जो मिक्सचर बना उसकी जो कीमत है 153 रुपीज पर kg बनी। तो कह रहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द थर्ड वेराइटी पर kg, तीसरी वेराइटी है उसका प्राइस बताइए। अच्छा एक बात सुनिए, अगर ए वेराइटी है, बी वेराइटी है और सी वेराइटी है, इनका रेशियो है 1:1:2। एक काम करता हूं, मैं इसको 1 किलो मान लूं और इसको 1 किलो मान लूं और इसको 2 किलो मान लूं, यानी कि ए टाइप की 1 kg, बी टाइप की 1 kg और सी टाइप की 2 kg मेरे पास चीनी है, सॉरी चाय पत्ती है, टी है। अब पहले वाली की जो कीमत है हर एक किलो की 126 रुपये है, तो ये तो टोटल कीमत हो जाएगी ए टाइप की, प्लस बी टाइप की टोटल कीमत हो जाएगी 135 × 1, और सी टाइप की जो कीमत है 2 किलो, 2 किलो का जो टोटल जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी? हमको तो कीमत नहीं पता है ना थर्ड वाली की, तो लेट्स से इट इज एक्स। ठीक है, थर्ड टाइप की जो हमारे पास यहाँ पे टी है उसकी जो कीमत है यानी कि उसका जो प्राइस है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो हमको पता है टोटल कितना क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी इज 2 + 1 + 1 यानी कि 4 किलो। हमारे पास यहाँ पे 4 किलो चाय है। अब 4 किलो जो हमारे पास टी है उसकी जो कीमत है दैट इज 153 पर kg, 153 पर kg। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं बताएं? सिंपल सी इक्वेशन अगर फॉर्म करना आपको आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता। हमने ए टाइप की, बी टाइप की और सी टाइप की जो टी है उसकी टोटल कीमत निकाल ली, उसको हमने टोटल ओवरऑल जो हमारी अमाउंट है उसके बराबर रख दिया। कुछ नहीं करना है, 126 + 135 कितना हो जाएगा? 261 + 2x इक्वल टू 612। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल देंगे, इसको इधर लेके आइए, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 3। तो x का वैल्यू कितना है बताएं जरा? 351/2 यानी कि 175.5। तो जो सी टाइप की जो टी है उसकी कीमत हो जाएगी 175.5 रुपीज। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बताएं इज इट क्रिस्टल क्लियर? टेल मी। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में पूछे गए सीयूटी द्वारा। चलिए अगला सवाल आपके सामने, क्रिस्टल क्लियर है साहिल? ओके गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, again I'm giving you 60 seconds for this question and this question is from ratio and proportion or we can say mixture। तो ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर से है और ये रेशियो का क्वेश्चन। करिए इसको जरा और अपने अपने आंसर को यहाँ पे मार्क करें। चलिए उस समय सी के साथ आपका हो गया समाप्त। अब इस क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन को यहाँ पे आप देखें स्क्रीन पे,
कह रहा है 2 vessels A and B contain spirit and water, okay, in the ratio of 5:2 and 7:6 respectively. Find the ratio in which these mixture be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing spirit and water in the ratio of 8:5. क्या सवाल कह रहा है, समझ में आ रहा है? कह रहा है A और B वेसल में कुछ स्पिरिट और वाटर का हमारे पास मिक्सचर है। ए वेसल की बात करूं तो स्पिरिट और वाटर का रेशियो 5:2 है। बी वेसल की बात करूं उसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो 7:6 है। तो कह रहा है किस रेशियो में ए और बी दोनों वेसल के मिक्सचर को मिलाया जाए जिससे हमारे पास सी कंटेनर में 8:5 के रेशियो में 8 और 5 के रेशियो में हमारे पास स्पिरिट और वाटर मिल जाए। यानी कि किस रेशियो में मिलाया जाए। इसको हम एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या होता है? ए टाइप के मिक्सचर में बी टाइप के मिक्सचर को मिलाया जाए तो सी टाइप का मिक्सचर हमारे पास बने। तो यहां पे मैं ए और सी का डिफरेंस निकाल लूंगा, यहां पे मैं बी और सी का डिफरेंस निकाल लूंगा, जो भी बड़ा होगा उससे छोटे वाले को माइनस कर दूंगा। तो इनके बीच का जो रेशियो होगा ना, इनके बीच का जो रेशियो होगा ये मुझको बताएगा कि ए वाले को और बी वाले को किस रेशियो में मिलाया गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन है, देखो जरा अगर ए वाले की एक कंटेनर की बात करूं तो इसमें स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो है दैट इज 5:2 और बी वाले वेसल में स्पिरिट और वाटर का रेशियो है 7:6 और सी वेसल में दोनों को मिला के स्पिरिट और वाटर का रेशियो बनता है 8:5। ऐसा ही तो कंडीशन है। कैसे करूं? एलिगेशन मेथड से करूं। कैसे? देखो यहां पे मैं किसी चीज का फ्रैक्शन निकाल लेता हूं कि वाटर का जो फ्रैक्शन है वो कितना है। आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी मिक्सचर वाटर का फ्रैक्शन, वाटर का पार्ट क्या है? तो आप बोलोगे टोटल है 5 + 2 यानी कि 7। 7 में से पानी कितना है? 2, तो वाटर हो जाएगा 2/7। यहाँ पे पानी कितना है भाई? यहाँ पे पानी है 6, टोटल कितना है? 13। सेम यहाँ भी देखो पानी कितना है? 5, टोटल कितना है? 13। क्या करूं? सुने 2/7 फ्रैक्शन वाले पानी में 6/13 फ्रैक्शन वाला पानी मिलाया गया तो 5/13 फ्रैक्शन वाला पानी बना। खत्म बात। इनका डिफरेंस यहाँ पे लगाइए, इनका डिफरेंस यहाँ पे लगाइए, तो ए और बी वेसल को इस रेशियो में ही मिलाया गया होगा। तो देखो कैसे निकालना है। 6/13 5/13 कितना आएगा? 13 ले लिया एलसीएम, तो 6 में से 5 गया 1 यानी कि 1/13। हमें डिफरेंस निकालना है। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। देखो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 13 और 7 का, तो दोनों एलसीएम ले लिए 13 × 7। अगर यहाँ पे 7 है तो 13 का मल्टीप्लाई 2 से यानी कि 26 माइनस, अगर यहाँ पे 13 है तो 7 का मल्टीप्लाई 5 से यानी कि 35। 13 से 13 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये हो जाएगा 26 - 35 यानी कि 9। माइनस का नहीं लेना है, ध्यान देना है, हमें नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है क्योंकि बड़े में से छोटे वाले को माइनस करना है। ठीक है, तो आंसर विल बी 7:9। तो ए और बी को हमने 7 और 9 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा, तब हमारा जो ओवरऑल रेशियो है 8:5 बनेगा। तो जरा मुझको बताएं, क्रिस्टल क्लियर है बात? दिस इज एलिगेशन मेथड। अगर ये मेथड समझ में आ गया तो सेशन को लाइक भी करें, क्योंकि मेथड आप लोगों ने सुना जरूर होगा लेकिन अभी तक अप्लाई नहीं किया होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं। तो एक चीज और मैं बता दूं आपको, एग्जाम में आपको इस तरह के 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक 9:7, एक मिलेगा 7:9। तो इससे थोड़ा सा सतर्क रहें। जैसा क्वेश्चन सवाल पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। 7:9 है, A:B पूछा है, ना कि B:A। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस मेथड में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो मुझको बताइएगा। तो अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, टेक योर टाइम। सीयूटी पीजी के लिए, सीयूटी पीजी कब स्टार्ट होगा? देखिए सीयूटी पीजी के लिए पार्ट 1 के लिए, पार्ट ए के लिए ही क्लास है, ठीक है। सीयूटी पीजी के लिए पार्ट ए का ही ये क्लास है आपका। अगर आप बैच पूछ रहे हो तो बैच के बारे में मैंने अभी ऑलरेडी यहाँ पे बताया है। आपका बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है पार्ट ए के लिए, जो कि 20 फेब से चालू हो गया, यानी कि कल से। तो अगर आप इनरोल करना चाह रहे हो तो आप इसमें इनरोल हो सकते हो। 20 फरवरी से बैच स्टार्ट हो गया है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। बाकी अगर आपको यूट्यूब क्लासेस चाहिए तो यहाँ पे आपका डेली यूट्यूब क्लासेस की जो लेक्चर सीरीज है 1 बजे होती है। चलिए, इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट। हमसे रेशियो पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे रेशियो पूछा जा रहा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट आ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹15 and ₹20 per kg respectively so as to get a maximum so as to get a mixture worth ₹16.5 kg। वैसा ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वैसा ही क्वेश्चन है। किस मिक्सचर यानी कि किस रेशियो में इनको मिलाया जाए जिससे उसका कॉस्ट 16.5 रुपीज पर केजी बन जाए, बताइए जी। किस रेशियो में मिलाएं? ये भी क्वेश्चन आपका हम कर सकते हैं एलिगेशन मेथड से। वी कैन अप्लाई एलिगेशन मेथड। दो तरह की पल्सेस हैं, उनका अलग अलग रेट है। पहला टाइप है जिसका कीमत है 15 रुपए पर केजी, दूसरा है जिसका कीमत है 20 रुपए पर केजी। तो ए टाइप की पल्स को बी टाइप की पल्स में मिलाया गया। ए टाइप की जो पल्स है उसका कॉस्ट है 15 रुपए पर केजी, बी टाइप का है उसका कॉस्ट 20 रुपए पर केजी। दोनों को मिलाऊं तो 16.5 रुपीज पर केजी वाला हमारा पल्स बन जाए। तो देखो 16.5 और 15 इसके बीच का गैप कितना है 1.5, 20 और 16.5 के बीच का गैप कितना है 3.5। तो यानी कि मैं उसको 3.5 रेशियो 1.5 में मिलाऊं। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, यानी कि सिंपल रेशियो में चेंज करो। पॉइंट से पॉइंट हटाइए, यानी कि 7:3। ए और बी पल्स को मैं 7:3 में मिलाऊं जिससे उसका कीमत 16.5 रुपीज पर केजी बन जाए, ठीक है। जिसके रेस्पेक्ट में ये चीज होती है ना, यहाँ पे केजी के रेस्पेक्ट में है तो केजी का ही रेशियो निकल के आएगा। यहाँ पे रेशियो किसका निकल के आएगा, कैसे पता लगेगा? जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना रुपीज पर केजी, पर मतलब केजी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे रेशियो निकल के आएगा 7:3। किसका? क्वांटिटी का, यानी कि वेट का, जो पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर? यहाँ पे आंसर आए हैं ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 1। देखिए इसका आंसर होगा 7:3। मैं इसके बारे में चर्चा पहले भी कर चुका हूँ कि ऑप्शन आपको दोनों मिलेंगे, 7:3 और 3:7 दोनों। तो थोड़ा सा
ढंग से करना है, थोड़ा सा पेशेंस से देख के करना है, ये तो गलत हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। रेशियो एंड परसेंटेज। रेशियो एंड परसेंटेज का सवाल। वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, यानी कि स्कूल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं अब। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है इन अ स्कूल देयर इज अ रेशियो ऑफ 4:3 बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमें गिवन है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इंक्रीज बाई 10%, नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 10% से बढ़ जाए, देयर नंबर इज 363%। ओके, sorry, the number is 363. Let's say the number of boys is 4x and number of girls is 3x. So we have to find the total number of student in the school. So what are the total number of student? Number of boys plus number of girls, that is 7x. So there are 7x student in the class, right? The question is saying that if the number of girls increase by 10%, the number of girls are 3x. If the number of girls are 3x, the question is saying if the number of girls is increased by 10%, then the population of girl will be 363. अगर मैं यहाँ पे 3x में 10% का इंक्रीमेंट करूंगा तो नया जो पॉपुलेशन हो जाएगा दैट विल बी 110% ऑफ 3x, क्योंकि 3x का मैं पहले 10% निकालूं और 3x में मैं ऐड करूं, दो दो काम क्यों करूं। पहले मैं उसमें 10% निकाल रहा हूं, फिर 3x में ऐड कर रहा हूं, तो टोटल पॉपुलेशन आ रही। ऐसा नहीं करूंगा कि मैं उसमें 10% निकालूंगा फिर 3x में ऐड कर दूंगा तो नया पॉपुलेशन आ जाएगा। सिंपली मैं क्या करूंगा, उसमें 110% निकालूंगा। कितना? 110, क्योंकि 10% से इंक्रीज हो रहा है। जब भी 10% से इंक्रीज हो 100 में तुरंत प्लस कर दो तो नया पॉपुलेशन आ जाएगा। यानी कि यू हैव टू फाइंड ओनली 110% ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 110। जब एक्स का वैल्यू 110 आ गया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 7x, देखिए 7 इंटू 110, यानी कि 770। ऑप्शन नंबर। समझ में आ गई बात? बताइए।
जब भी ऐसा सवाल आए, देखें एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब भी ऐसी चीज़ आए कि अभी नंबर ऑफ गर्ल्स 18, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास यहाँ पे 18, तो यहाँ पे अगर 20% का इंक्रीमेंट आ गया, अगर यहाँ से ही गर्ल्स 20% से बढ़ गई, तो बताइए न्यू गर्ल्स कितनी, यानी कि जो नई लड़कियां हैं, न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स हैं टोटल, वो कितनी है। तो आप 80 का 20% यानी कि 16, 80 का पहले 20% निकालो और फिर 80 में ऐड कर दो। ऐसा करोगे क्या? कर सकते हैं, लेकिन नहीं करूंगा मैं ऐसा। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। 80 का 20% निकाल के 80 में ऐड ना करें, आप डायरेक्टली इसका 120% निकालें। कितना? 120। जब भी परसेंटेज इंक्रीज से सवाल आए और नया पॉपुलेशन हमको निकालना होगा, तो आप 100 में उसको प्लस कर दो, जितना भी इंक्रीमेंट है। 20% है तो 20%, 25 है तो 25%, तो 125 हो जाएगा वो। यहाँ पे 20% का अगर इंक्रीमेंट है, दिस विल बी 12 8 जा 96। तो आप इसका आंसर डायरेक्टली, एक सेकेंड, इसका आंसर आप डायरेक्टली 96 कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड से आप करिए। नेक्स्ट, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल है, सिंप्लीफिकेशन भी आता है। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को सिंप्लीफिकेशन में भी दिक्कत आता है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि वो बॉड मास का यूज़ करें। बॉड मास का यूज़ करें, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करें, फिर ऑफ वाली टर्म्स को प्रायोरिटी दें, फिर उसके बाद डिवाइड करें, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड एंड देन लास्ट में सब्ट्रैक्ट। ठीक है, उससे पहले ब्रैकेट्स को ध्यान दें। तो आपके चार तरह के ब्रैकेट मैंने कल बताए थे, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट एंड लाइन ब्रैकेट। तो प्रायोरिटी ऑर्डर उसका कुछ इस तरह से रहता है। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन एट लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट। तो सिंप्लीफिकेशन का आसान सा सवाल, तो जरा मुझको बताएं क्या इसका आंसर हो जाएगा। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी वाइज क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले आपको डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड करना चाहिए, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए और एट लास्ट वहां पे सबट्रैक्ट करना चाहिए। 25 से इसको कैंसिल करता हूं तो 25 4 जा 100, 5 बचा और 0 बचा, 25 2 जा, मल्टीप्लाई बाई 51 एंड देन माइनस 1940। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? देखो, इसमें मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, मन में 42, मन में आपके क्या होगा, मन में आपके होगा 50 प्लस 1, मन में आपके क्या होगा 42 इंटू 50 प्लस 1। 42 इंटू 50 को मन में आप कर सकते हो, कैसे? सर एक जीरो तो लगाइए, बाकी 5 की मल्टीप्लाई 42 से करनी है, तो कैसे करें? 5 इंटू 2 यानी कि 2100, इसकी मल्टीप्लाई इससे करें और 42 को यहाँ पे ऐड कर दें, यानी कि 2142, 2142। मेंटल कैलकुलेशन आप कर सकते हो। कितना हुआ? कितना हुआ? इसको कैसे करें? अरे सर ये जो 2 है ना, 2 को अलग हटा दो, इससे कहेंगे 2 आप बाद में आ जाओ, लेकिन अभी मुझे परेशान मत करो, तो इसको मान लो 0। 2140 और 1940, 90, 20, 21, 200 200 तो मिल गया पूरा पूरा, 200 तो मुझे पूरा पूरा मिल गया। बाकी ये जो 2 है ना, इस दो का क्या करूं? इस 2 का ये जो यहाँ पे परेशान कर रहा था, ये 2 आ जाएगा मेरे पास, यानी कि दिस विल बी 202, दिस विल बी 202। लेकिन हमें ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, हमें ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। जरा देखो, जरा ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा है भाई? कहाँ पे गलती करी है मैंने? जरा पकड़ो से, मेरी मिस्टेक को पकड़ो जल्दी फटाफट से। डिवाइड करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो जरा।
ठीक है जी, ये भी ठीक है। नहीं तो हमारा ऑप्शन में गलती होगी, फिर दोनों में से कुछ एक होगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक सेकंड एक सेकंड। ऑप्शन में तो गलती नहीं है, हमने लिखने में ही गलती कर दी है ना। 4-2 है भाई, ये तो 4-2 ही है। ठीक है। कहीं किसी को उधार देने की ज़रूरत नहीं है। कहीं किसी को उधार देने की ज़रूरत नहीं है। आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है। यानी कि 2 है। तो कहने का मतलब इतना सा है कि जो बेसिक कैलकुलेशन है उस पर भी थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन सवाल आएगा जरूर। तो उसको तो नहीं गलत करना है। ठीक है। तो आंसर विल बी 200। कल मैंने ऐसे कुछ पावर वाला भी आपको क्वेश्चन कराया था कि 3 की पावर x+4 था इस तरह से, और सामने था 2 × x⁴ ऐसे करके था, प्लस में ऐसे करके 7 था। तो पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा क्वेश्चन करवाया था। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल पावर वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप कल के लेक्चर को देखिएगा इस सेशन के बाद, तो वहां पे आपको इस तरह के क्वेश्चन भी मिल जाए। ठीक है। अगला सवाल, ये क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से है। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट। चलिए करिए इसको जरा। सिंपल इंटरेस्ट में बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत होती है। ऑफलाइन के भी स्टूडेंट्स मुझसे कभी कभी पूछते हैं कि सर सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन चैप्टर्स में थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। उसमें कॉन्फिडेंस देखो तभी बनेगा जब आप उसके बेसिक चीज़ जानोगे, क्योंकि अगर फॉर्मूले से अगर आप करना चाहोगे हर जगह, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो हर जगह नहीं बनेगा आपका। आपको थोड़ा सा उसके बेसिक्स भी जानने होंगे कि आखिर क्यों। सबसे पहली बात है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो बेसिक सा डिफरेंस है वो जानिए। वो अगर समझ में आता है तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगी। करिए इसको। हमसे कह रहा है फाइंड द सम। यहाँ पे सम का मतलब क्या है? यहाँ पे सम का मतलब है प्रिंसिपल। ठीक है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मनी, यानी कि इन्वेस्टेड वैल्यू भी बोलेंगे। इन्वेस्टेड मनी, कितना पैसा इन्वेस्ट किया यहाँ पे हमने, वो हमको निकालना है। कुछ पैसा मैं लेके गया बैंक के पास, तो बैंक ने 4 साल में उस पैसे को बना दिया इतना, और 5वें साल में उसने पैसा बना दिया इतना। तो हमको बताना है कि आखिर में पैसा कितना लेके गया था, यानी कि कितना पैसा मैंने इनिशियली इन्वेस्ट किया। ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल में जो इंटरेस्ट मिलता है मुझको बराबर मिलता है। हर साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा मुझे इक्वल इक्वल मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं 4 साल की, 4 साल का जो इंटरेस्ट है वो 1285 है, और 5 साल का इंटरेस्ट है मेरे पास इतना। तो 5 साल के इंटरेस्ट में 4 साल के इंटरेस्ट को अगर मैंने माइनस कर दिया तो 1 साल का इंटरेस्ट पता लग जाएगा मुझे कितना है। ये हर एक साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दिस इज 1330, दिस इज 1285, यानी कि ये बना 30, 40 और 45, ये 45 रुपीज। सो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। तो 45 रुपीज का हर एक साल में मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पूछ रहा है कितना रुपए इन्वेस्ट किया। तो देखो प्रिंसिपल मनी हमसे पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल मनी निकालने के लिए जितना टोटल मेरा पैसा हो गया 4 साल के अंत में, 4 साल के एंड में इतना पैसा बन गया मेरे पास, इसमें से बना हुआ सिंपल इंटरेस्ट, अगर जितना सिंपल इंटरेस्ट मैंने 4 साल में कमाया वो उसमें से माइनस कर दूंगा, तो जितना रुपए मैंने इन्वेस्ट किया वो आ जाएगा। यानी कि इतना रुपए बन गए 4 साल के अंत में। इस रुपए में टोटल सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं 4 साल का माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रिंसिपल मनी आ जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट 45, 4 साल का इंटरेस्ट इंटू 4।
दिस विल बी 1105 1105 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया था। ये आप तब करोगे तो आपको बेसिक अच्छे से समझ में आता है। ठीक है। देखिए एक चीज बता रहा हूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बेसिक सा डिफरेंस। अगर सिंपल इंटरेस्ट का रेट मेरा 10% है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट भी 10% है, दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैंने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं सिंपल इंटरेस्ट में और सेम 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो दोनों में क्या अंतर आएगा 3 साल बाद? 3 3 साल की अगर मैं बात करूं तो क्या अंतर आएगा? दिस इज इन्वेस्टेड वैल्यू, जिसको मैं प्रिंसिपल मनी भी बोलूंगा, एंड दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। सुनिए जरा, अगर मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं 10% के रेट से, यानी कि 1 साल बाद, 1 साल बाद मुझे इस 1000 का 10% मुझे रिटर्न मिलेगा, यानी कि पैसा मुझे इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। तो 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपये। दूसरे साल में भी 100 रुपये मिलेगा, तीसरे साल में भी 100 रुपये मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल मनी होता है ना, उस मनी का 10%, यानी कि उस मनी का जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हर साल सेम मुझे इक्वल अमाउंट मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल तो 10% ही मिलता है, 100, लेकिन दूसरे साल में इस 1000 का 10% तो मिलता ही मिलता है, और जो पहले साल में जो कमाई हुई एज अ इंटरेस्ट 100 रुपये, इस 100 रुपये का भी 10% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जो पहले साल का जो कमाई है 100 रुपये, वो है तो मेरा ही ना, अमाउंट तो मेरा ही है, तो अब उस पर भी मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो पैसा मेरा ही है। लेकिन क्या होगा फिर, इस 1000 का 10% यानी कि 100 रुपये, बाकी इस 100 रुपये का पिछले 1 साल का जो 100 रुपये है उसका भी 10% मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 100 का 10% यानी कि 10 रुपये। अब थर्ड ईयर में आइए, थर्ड ईयर में क्या होगा, इस 1000 का 10% 100 रुपये तो मिलेगा ही, लेकिन पिछले 100 का 10%, इस 100 का 10% और इस 10 का 10%, इसका भी मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 100 का 10 का यानी कि 210, इस 210 का 10% यानी कि 21 रुपये, 21 रुपीज मुझे और मिलेंगे एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। यही बेसिक सा डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे टोटल मनी बन गया मेरा 3 साल बाद 300 रुपये, यहाँ पे पैसा बन गया 300 ये और 31 ये 330, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में 31 रुपीज ज़्यादा मिला। तो हमेशा पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक ऐसी स्कीम में जो कि कंपाउंडेड हो, कंपाउंडेड एनुअली हो। तो जितना जो बैंकर जो रेट है या आपका म्यूचुअल फंड्स है, सारा का सारा कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से आपको पैसा देता है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है, ये बेसिक सा डिफरेंस है। नेक्स्ट, इस सवाल पे आइए, ये वर्क एंड टाइम से है, ये क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वर्क एंड टाइम। करिए जरा इसको।
ऑप्शन 2 और 3 दोनों आंसर आ रहे। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 दिन। अगर किसी काम को ए बी सी करते तो 6 दिन में कर लेते। ठीक है, काम को अगर अकेला करे 36 दिन में कर लेगा। बी अलोन कैन डू द वर्क इन 12 डेज। बी अगर अकेला करे तो 12 दिन में करेगा। देन इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट द वर्क। यानी कि अगर उस काम को सी अकेला करे तो कितने दिन उसको लग जाएगा। ये मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सुनिए, सबसे पहले तो मैं क्या करूं, टोटल वर्क निकालूं। वी हैव टू फाइंड द टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे आएगा, इनके जो इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज हैं इनका एलसीएम में निकाल देता हूँ। 6, 36 एंड 12, इसका एलसीएम कितना होगा 30, यानी कि 36 यूनिट टू मेरा टोटल वर्क। अब ए बी सी का बताएं एक दिन में लोग कितना काम करेंगे। 36 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 6 यूनिट पर। ए का पूछूं तो 36 डिवाइडेड बाई 36 यानी कि 1 यूनिट पर डे। बी का पूछूं तो 36 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 3 यूनिट पर डे। हमसे सी के बारे में पूछता है, तो देखो ए बी सी मिलके एक दिन में काम करते हैं 6 यूनिट। ए करता है एक दिन में 1, बी करता है एक दिन में 3, सी कितना करेगा, सी करेगा 2 यूनिट, 2 यूनिट पर डे। हमसे कह रहा है टाइम टेकन बाई सी, टाइम टेकन बाई सी। सी अगर अकेला करे तो कितने दिन में करेगा। टोटल काम है 36 यूनिट, टोटल काम है 36 यूनिट। सी कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट, एक दिन में करेगा 3 यूनिट। तो 36 काम को कितने दिन में कर लेगा, 36 डिवाइडेड बाई 3 12, यानी कि 12 दिन में इस काम को पूरा कर लेगा। बताइए, ये आंसर किसी का नहीं आया भाई, ऐसा क्यों। सिंपल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन वर्क एंड। देखें इसके ऊपर ठीक है। नाउ अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का है, जो कि वर्क एंड टाइम के कॉन्सेप्ट से ही हम करते हैं। पाइप एंड सिस्टम करिए। दिस इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अगेन। हमसे पूछ रहे हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फिल, यानी कि उस टैंक को भरने के लिए कितना समय यहाँ पे लग जाएगा। करिए इसको।
चलिए, समय हो चुका है समाप्त। इतना क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला। देखिए, कह रहा है टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ पाइप ए इन 5 आवर्स, यानी कि अगर ए पाइप किसी टैंक को भरता है तो उसको 5 घंटे लग जाते हैं। एंड एम्प्टीड बाय पाइप बी इन 8 आवर्स, यानी कि उसी टैंक को पाइप बी अगर खाली करता है, एक पाइप है ए जो भरता है 5 घंटे में, एक पाइप बी है उसी टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है, राइट। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फिल्ड, यानी कि अगर ए और बी एक साथ काम करें तो कितने देर में इस टैंक को भरा जा सकता है। टैंक को कितनी देर में अगर भरा जा सकता है अगर ए और बी एक साथ काम करें। लैंग्वेज को देख के आपको समझना है कि अगर ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं तो उस टैंक को कितनी देर में भरा जा सकता है। सबसे पहली बात है, मैं यहाँ पे निकाल लूँ कि आखिर टोटल कैपेसिटी है टैंक की वो कितनी है। कैपेसिटी निकालने के लिए या मैं कहूँ वर्क निकालने के लिए, दोनों एक ही चीज। उस टोटल जो वर्क निकालने के लिए टैंक को कितना हमको फिल करना पड़ेगा, यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी। दैट विल बी द एलसीएम ऑफ 5 एंड 8। 5 और 8 का जो एलसीएम है 40, ये हम यहाँ से निकाल लें, ठीक है। यानी कि जो टैंक की कैपेसिटी है वो 40 यूनिट। अगर ए पाइप को खोल दूं तो वो 40 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 8 यूनिट पर आवर, 8 यूनिट पर आवर के रेट से पानी भरना चालू करेगा, क्योंकि 40 यूनिट टोटल कैपेसिटी है। हर एक घंटे में वो 8 यूनिट भरेगा। अगर मैं बी पाइप की बात करूं, अगर 40 यूनिट टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है तो बी वाला जो पाइप है 40 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 5 यूनिट पर आवर के रेट से पानी को बाहर ड्रेन करेगा। क्योंकि बी वाला पाइप क्या कर रहा है, पानी को बाहर ड्रेन आउट कर रहा है 5 यूनिट पर आवर के रेट से। अगर ए पाइप को खोला गया तो 8 यूनिट पर आवर के रेट से पानी को क्या कर रहा है, इनलेट कर रहा है, यानी कि पानी को अंदर टैंक में डाल रहा है। तो ओवरऑल अगर दोनों एक साथ चलाया गया तो ओवरऑल क्या हो रहा है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 8 माइनस 5 यानी कि 3 यूनिट पर आवर। तो टैंक 3 यूनिट पर आवर के रेट से भरा जा रहा है, क्योंकि जो भरने वाला जो पाइप है वो तेज है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो एक घंटे में 8 यूनिट भर दे रहा है। लेकिन ये एक घंटे में 5 ही यूनिट बाहर ड्रेन आउट कर पा रहा है, यानी कि एक तरह से 3 यूनिट पर आवर के रेट से टैंक को भरा जा रहा होगा। इतने के रेट से अगर टैंक को भरा जाएगा तो पूछ रहा है कितनी देर में टैंक पूरा हो जाएगा। हमको बताना है टाइम टेकन बाई ए एंड बी। ए और बी पाइप को अगर एक साथ खोला गया तो 40 यूनिट कैपेसिटी वाला टैंक 3 यूनिट पर आवर के रेट से अगर भरा जाएगा 40/3 अर्स ले लेगा, 40/3 अर्स ले लेगा। जिसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 13 1/3 अर्स। हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आंसर देना, 13 1/3 यानी कि 13 1/3, दिस इज 13 1/3, राइट। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका ए जो है दैट इज 13 1/3। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। तो बात समझ में आ गई, बताइए मुझे एक बार, इज इट क्रिस्टल क्लियर? कैसा था क्वेश्चन? अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका एवरेज। बताइए। मार्क योर आंसर। रेवती जी हेलो। तो इस क्वेश्चन को करें।
ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है 66। अच्छा जी, देखिए जरा, हमसे कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ मधु इन 4 सब्जेक्ट इज 64। यानी कि जो एवरेज है ना 4 सब्जेक्ट का, एवरेज का मतलब समझते हो, 4 सब्जेक्ट है, इन 4 सब्जेक्ट का जो एवरेज स्कोर है दैट इज 60, लाइक दैट। इफ शी गॉट 69 मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट, एक 5वां सब्जेक्ट में उसमें उसके मार्क्स 69 आए, इसके मार्क्स आए 69। व्हाट इज हिज न्यू एवरेज ऑफ मार्क्स, उसका जो नया एवरेज है वो क्या? 69 मार्क्स आने का मतलब क्या? उसके एवरेज मार्क्स से 5 नंबर ज्यादा आए, उसके एवरेज मार्क्स से 5 नंबर एक्स्ट्रा आए। ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स है ना, ये एक्स्ट्रा मार्क्स में पांचों सब्जेक्ट में मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर कर दूंगा, तो आपको पता है एवरेज इसका 64 है, तो अगर 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आए हैं, ये 5 मार्क्स को मैं सब सब्जेक्ट्स में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता। तो एक नंबर इसको दे दीजिए, एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज का मतलब ही होता है एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो आपका ओरिजिनल एवरेज था, पुराना जो एवरेज था, उसमें 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसमें बस 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर होगा 65, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बताइए, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? एवरेज मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन और हैं, उसको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड आर 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। यानी कि एक तरह से एक आइसोसीलस ट्राइंगल, वी हैव एन आइसोसीलस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, उसको बोलते हैं आइसोसीलस ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल है, तो पूछा व्हाट इज द एरिया, क्या उसका एरिया हो जाएगा? बताएं, यू हैव टू फाइंड द एरिया। यहाँ पे आप ट्राइंगल ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या होगा? तो परपेंडिकुलर हाइट है वो मेरे पास निकल के आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला मैं लगाना चाह रहा हूँ हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई इट्स हाइट। हाइट तो निकाल लूंगा मैं, इसका बेस कितना है? बेस विल बी 12, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बीच का जो तीसरा साइड है, जो हमारे पास जो थर्ड साइड है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 12 इधर 12 इधर। ठीक है, प्रॉपर्टी तो यही होती है। 12 ये है, 20 ये है, तो वी हैव टू फाइंड द हाइट। तो हाइट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस, यानी कि 12 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? या तो आप स्क्वायर खोल के इसको सॉल्व करो, या ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो। ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब 20 प्लस 12 यानी कि 32, 20 माइनस 12 यानी कि 8। कितना हो जाएगा? 32 का मतलब है 8 इंटू 4, बाकी 8 तो पहले से, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 8 का एक पेयर बाहर आएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि 16। तो 16 विल बी द हाइट, हाफ
बेस इज 24 एंड हाइट इज 60, यानी कि 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, 192 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। एक बार इसको देख लीजिए, क्वेश्चन आसान है, आपको बस पाइथागोरस का यहाँ पे यूज करना है, यू हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कुछ इसमें दिक्कत है तो मुझको बताएं, एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन यू कैन टेल मी। तो इस सवाल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 60 सेकंड, और 60 सेकंड बाद इस क्वेश्चन को मैं करूँगा आपके सामने सॉल्व। तो तब तक अपने आंसर्स को यहाँ पे होल्ड करिए। ओके, आई होप आपने इस क्वेश्चन को किया होगा। तो जरा मुझे बताएं व्हाट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने पोल किया है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। आप लोगों के आंसर सबके अलग अलग क्यों आ रहे हैं भाई? बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स, यानी कि एक बस है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 मिनट में कवर करती है। तो यहाँ से मैं इसका स्पीड निकाल सकता हूँ क्या है? अगर 10 किलोमीटर 12 मिनट में जाती है तो हर एक घंटे में कितना जाएगी? एक घंटे में कितने बार 12 मिनट होंगे, यानी कि 12 मिनट का मतलब 60 मिनट का मतलब क्या है? 60 मिनट का मतलब है एक घंटा। यानी कि 12 मिनट में जब 10 किलोमीटर जाती है तो 60 मिनट में कितना जाएगी? 60 मिनट में जाएगी 50 किलोमीटर। इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, अगर 12 मिनट में जाती है 10 किलोमीटर तो एक मिनट में जाएगी इतना, तो 50 में कितना जाएगी? इतना। ठीक है, निकाल सकता हूँ ऐसे, यानी कि 12 में 10 तो एक में कितना? इतना। तो सॉरी 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना कितना हो जाएगा? 50। यूनिटरी मेथड से भी इसको निकाल सकता हूँ। पूछा क्या गया देखो, इफ इट्स स्पीड इज रिड्यूस बाई 25 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड को मैं 25 किलोमीटर से घटा दूँ, इसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड को अगर मैं 25 किलोमीटर पर आवर से घटा दूँ
उसकी स्पीड कितनी बचेगी, 25 बचेगी। अगर इतनी की स्पीड से चल रहा है तो कह रहा है देन व्हाट टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि सेम अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस को चलना है तो कितना समय लगेगा मिनट्स में। तो स्पीड इतना है, डिस्टेंस इतना है, टाइम इतना है, तो टाइम विल बी 2/5। 2/5 आवर्स, ये घंटों में आ रहा है, तो घंटों में आ रहा है तो मिनट्स में चेंज कर लेते हैं, यानी कि 24 मिनट। 24 मिनट में ये उतना डिस्टेंस कवर कर पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये जिसने सी आंसर किया है एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन का लास्ट सवाल। तो बाकी के क्वेश्चन हम फिर कल करेंगे अगले सेशन में। तो एक और क्वेश्चन करिए इसको जरा, टेक योर टाइम एंड टेल मी क्या इसका आंसर होना चाहिए। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की हमको लेंथ यहाँ पे पता करनी है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, कि आखिरकार ट्रेन की लेंथ कितनी है। और ट्रेन कर क्या रही है, ट्रेन दो प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है, प्लेटफॉर्म को एक तरह से क्रॉस कर रही है। अ ट्रेन क्रॉसेस टू प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 600 मीटर इन 80 seconds एंड 60 seconds रेस्पेक्टिवली, एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। दोनों केसेस में जो ट्रेन की लंबाई है वो तो बराबर होगी ना, पहले प्लेटफॉर्म को अगर कवर करेगी और दूसरे वाले को कवर करेगी तो जो ट्रेन की जो लंबाई है वो तो कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो हमको बताना है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, सुनिए जरा। अगर हमें इसको करना है सॉल्व, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, देखो, अगर वो 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कवर करती है तो उसको 80 सेकेंड लग जाते हैं, 80 सेकेंड लग जाते हैं। अगर वो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कवर करती है तो उसको 60 सेकेंड लग जाते हैं। तो यानी कि एक तरह से 400 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस अगर उसे कवर करना पड़ रहा है, अगर उस ट्रेन को 400 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है तो उसको 20 सेकेंड ज़्यादा लग जा रहे हैं, तो उसको 20 सेकेंड ज़्यादा लग जा रहे हैं। तो एक तरह से क्या, ट्रेन को 400 मीटर चलने में 20 सेकेंड का समय लग रहा है। तो यहाँ से मैं स्पीड निकाल सकता हूँ ट्रेन की, यानी कि 400 मीटर का डिस्टेंस चलने के लिए उसको 20 सेकेंड लग रहे हैं। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन, 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर और सेकेंड में है तो ये 20 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो जाएगा। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो देखो, किसी भी एक इक्वेशन में आप लगा दो, इतने की स्पीड से ट्रेन 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है और 80 सेकेंड लगा दे रही है। तो आप फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस क्या होगा, अगर एक ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, खुद की लंबाई के बराबर और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर, दोनों की जितनी भी लेंथ होगी उसके सम के बराबर यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्योंकि ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम इज 80 सेकेंड। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, 1600 माइनस 1000, यानी कि 600 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई है वो 600 मीटर हो जाएगी। तो इस तरह से आप करोगे तो क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। समझ में आ गया हो तो मुझको बताएं और क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे लिख
ठीक है, तो ये था आज के हमारे सवाल। तो बाकी के सवाल हम करेंगे कल। कल जुड़ जाइए 1 बजे, क्योंकि 1 बजे आपका सेशन रहेगा पूरा। तो बाकी की जो भी चीज़ें हैं हम कल बात करेंगे। और एक चीज़ और, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे लेट ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूँ, यहाँ पे जो हमारा CUT-PG का जो पार्ट ए के लिए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक यहाँ पे इनरोल नहीं हुए तो आप इनरोल हो सकते हो, क्योंकि ये कल ही से स्टार्ट हुआ है बैच 20th ऑफ फेब से। ठीक है, तो बस मुझे इतना ही बताना है। चलिए, इसी के साथ सेशन को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।